हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट ऑफ एडू। आज हम हिंदी की सबसे पहली क्लास करेंगे जिसमें हम वर्ण विचार पर डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है। और वर्ण विचार के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये चाहे टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें बेसिक हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी स्टेट टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है वो है कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला, और इसी की याद में हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन सन जो है वो अगर किसी को याद नहीं है तो वो याद कर लीजिए, कब 1949 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था हिंदी को। और उसी दिन जो है अन्य 11 भाषा भी संविधान में शामिल की गई थी, ठीक है, उन्हें भी स्वीकार किया गया था। और हिंदी की मूल भाषा क्या है? हिंदी की मूल भाषा जो है वो संस्कृत को माना गया है। फिर है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? निवास दास। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? निवास दास। आगे देखते हैं, भाषा क्या है? भाषा का क्या मीनिंग है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। ये इन सब जो भी सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। परीक्षा की दृष्टि से आप इन सब पर ध्यान दीजिए और इनको लर्न कीजिए, क्योंकि कभी कभी इन्हीं सब में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है, ठीक है। यानी कि भाषा व्याकरण जो ग्रंथ है उसमें कितने तत्वों की विवेचना की जाती है? तो आंसर क्या होगा? 3 तत्वों की विवेचना या चर्चा की जाती है, जिसमें सबसे पहला क्या है? वर्ण। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। और शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य। देखिए हमेशा जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? अ, आ, ई, ठीक है, अज्ञ तक, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और फिर इन्हीं से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और फिर शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो इस सीक्वेंस में जो है अगर हम इसे समझें तो ये हमेशा के लिए हमें याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं, चलिए, कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्या है वो? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? अब ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिना किसी की हेल्प के जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ठीक है। और जो ये अंग जो है ये क्या है? ये एक अनुस्वार है। और अण क्या है? ये एक विसर्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, दे देगा कि अंग कैसा वर्ण है या किस प्रकार का वर्ण है, तो आंसर क्या होगा उसमें? अनुस्वार। अण किस प्रकार का वर्ण है ना? तो या फिर इसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो आंसर क्या होगा?
विसर्ग। देखिए, अगर आपको ये, वैसे तो स्वरों की संख्या क्या है, 11 है, ठीक है। अगर कुल पूछता है कि कुल स्वरों की संख्या क्या है तो 13 होगी, क्योंकि इन दोनों को भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर सिंपल पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आंसर क्या आप देंगे, 11। लेकिन अगर आपको कुल पूछता है तो आप उसमें 13 जो है वो टिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 11 ऑप्शन दिया ही नहीं गया होगा, ठीक है, सिर्फ 13 ही दिया गया होगा, 13 ही दिया गया होगा, तो आपको उसे ही टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्वर को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, अब हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब जो स्वर हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ह्रस्व एवं दीर्घ। दीर्घ से ही देखिए क्या पता चल रहा है, बड़ा है ना, और ह्रस्व मतलब छोटा। ये मैं आपको समझाने के लिए जो है बता रही हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, ठीक है, या आप ये समझ सकते हैं कि छोटे काम को, कुछ भी छोटा काम रहता है तो हमें उसे करने के लिए कम समय लगता है, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण करने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। किनको, दीर्घ स्वरों को। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो किसको बनते हैं, दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को, या दीर्घ स्वर को और क्या कहते हैं, तो संयुक्त स्वर कहते हैं। आप देख लीजिए मात्राएं, इसमें बात हुई थी ना कि इन्हें मात्राओं के द्वारा दर्शाया जाता है, तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, इन सब की मात्राओं को आपने लिखने में यूज़ किया होगा, तो ये उन्हीं की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जो हैं वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगे और इन्हें मात्रा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको ये भी दे देगा, अ लिख देगा, ठीक है, अ लिख देगा और ऑप्शन दे देगा ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये होगा ह्रस्व स्वर। अगर आ जाता है आ तो ये क्या होगा, दीर्घ स्वर। इसके अलावा जो स्वरों में बचे हुए हैं समझिए कि वो सभी क्या हैं, वो सभी ह्रस्व स्वर हैं, यानी कि अ, छोटी ई, ठीक है, और छोटा ऊ, ये सभी क्या हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। और ये जो दिए हुए हैं ये सभी क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। फिर अभी हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया, और दूसरा पार्ट क्या था इसका, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, ठीक है। स्वर में क्या था, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन व्यंजन में क्या है कि जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब बोलते तथा उसमें जब क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब हम क बोलते हैं तब उसमें क प्लस अ मिला होता है। क बोल के देखिए, क बोलेंगे जब तो अ का साउंड भी हमें आएगा, ठीक है। क बोलने के बाद उसके बाद हमें अ की आवाज़ भी आएगी। तो यानी कि इसके उच्चारण में हमने स्वरों की मदद ली, स्वरों की सहायता ली, ठीक है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं उष्ण व्यंजनों में बांटा जा सकता है। तो व्यंजन को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, 5, तथा स्पर्श, जिसे स्पर्श व्यंजन भी आप कह सकते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, 5 हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कचट तप, कचट तप। उसके लिए लेकिन आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, जिसे वर्णमाला याद है वो इजीली इसको लर्न कर लेगा।
तो क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ट ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, तो ये पूरी एक एक लाइन है जो क वर्ग में, पूरी लाइन को क वाली को पूरी क वर्ग में रखा गया है, च वाली लाइन को जो है वो च वर्ग में रखा गया है, ट वाली लाइन को ट वर्ग में और त वाली लाइन को त में, प वाली लाइन को प वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 5 वर्ग हैं और 5 में ही 5 ही जो है वो व्यंजन है। ठीक है, तो 5 गुणा 5 25, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25। फिर उसके बाद किस में बांटा गया है, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए य र ल व, य र ल व, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इसे अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, देखिए यह वर्ण स्वर तथा व्यंजन के बीच की स्थिति होने के कारण इसे अंतस्थ कहते हैं। पाणिनि ने इसे संक्षेप में यण कहा है। पाणिनि ने इसे क्या कहा है, यण कहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ कि यण किसको बोला गया, तो यर लव को यण भी बोला गया। और किसने कहा है, तो पाणिनि ने कहा है। और इन्हें अंतस्थ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वर्ण जो है स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, तो इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए सारे श, वर्णमाला में जितने भी श आते हैं, श श स, ठीक है, ये सभी क्या है, ऊष्म है। उसके अलावा ह को भी ले लीजिए, श श और स और ह, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। इन्हें रट लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सभी में ही अगर बेसिक हिंदी आएगी तो उसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है ये भी पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब है संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर क्या है, देखिए संयुक्ताक्षर जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। ठीक है, इसलिए उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो अक्षर जो है वो किससे मिला है, क प्लस श से, त्र त प्लस र, ज्ञ ज प्लस ण। तो ये जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा 3 और नए अक्षर हैं, वो कौन कौन से हैं, श्र। श्र किससे मिलकर बना है, श प्लस र। इसे प्रयुक्त किया जाता है जैसे श्रमिक में, सड़क में, पढ़ाई में, मतलब इनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं हम लोग। इनका आधा जो है वो नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन वर्णों का हम कुछ आधा यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं, इनको कम्प्लीटली हम यूज़ करते हैं। और ये जो आपका ड़ ढ़ है, ये दोनों, इनको उत्क्षिप्त भी कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विगुण, सॉरी दोबारा से ले, ठीक है, इन दोनों को जो क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन दोनों को बोला जाता है। तो जो ये बीच में पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर जिसमें 11 स्वर, ठीक है, एक अनुस्वार, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 52 अक्षर, 11 स्वर, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और 33 व्यंजन होते हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर व 3 नए अक्षर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है लाइन। अगर आपसे कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, उसमें 52 बताएंगे, स्वर पूछ ले तो 11 बताएंगे, अनुस्वार कितने हैं 1 बताएंगे, विसर्ग 1 और व्यंजन 33 है और संयुक्ताक्षर 3 है और 3 नए अक्षर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उनको द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए व्यंजनों का उच्चारण। ठीक
ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण जो है वो उच्चारण स्थान क्या है, मतलब जब हम उनको बोलते हैं तो आवाज़ जो है वो मेनली कहाँ से होकर निकलती है, उसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। तो जो क वर्ग है, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, जो क वर्ग है उसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। कंठ यानी कि गले से। बोल के देखिएगा, जब आप इनको बोलेंगे तो ना तो आपकी जीभ हिलेगी ना कुछ भी होगा, सिर्फ सीधा कंठ से आवाज़ आएगी, यानी कि गले से आवाज़ निकलेगी। तो क ख ग घ अण जो है ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। फिर आगे च वर्ग वाले जो वर्ण हैं ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ठीक है, इनको बोल के देखिएगा च। ठीक है तालु वाले में क्या होता है, जीभ ऊपर नहीं उठती है। ठीक है, च बोलकर देखिएगा आप, आपको समझ में आ जाएगा। फिर ट का क्या है, मूर्ध। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जीभ जो है वो ऊपर जाकर टच होती है, जो आपकी टंग है, जीभ जो है वो ऊपर जाकर लगेगी। तो आप बोलकर देखिएगा, आप जब खुद उच्चारण करेंगे उसका तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि मूर्त का मतलब जो है वो क्या है। त वर्ग में जो है त थ द ध न, ठीक है, ये क्या है, दंत से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। जब आप इनको बोलेंगे तो जो आपकी जीभ है वो दांतों से टकराएगी। और प में सिर्फ आपके होठ जो हैं वो मूवमेंट में आएंगे ज़्यादा, तो इसीलिए इसे ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कहा जाता है प वर्ग को। फिर इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने एक ही वीडियो में पूरी डिटेल दे दी आपको, आप इसको आराम से, अगर आपको एक पार्ट समझ नहीं आ रहा आप उसे दोबारा भी दे सकते हैं। ठीक है, इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक और प्रकंपित। ठीक है, ज़्यादा वैसे इसमें से ये स्पर्श, संघर्षी और संघर्षी, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जो अभी तक मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये अनुनासिक ये पूछ लेता है। देखिए जो मैंने अभी आपको 25 बताए स्पर्श व्यंजन, जो के जो लास्ट वाले हैं सारे, वो सभी क्या हैं, वो अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक व्यंजन है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये सारे के सारे अनुनासिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ल क्या है, पार्श्विक है। इसमें से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गया है। र भी प्रकंपित है, इसमें से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। उत्क्षिप्त ये मैंने अभी आपको बता दिया है। और य और व को जो है वो अर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं, ब्रह प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ब्रह किस आधार पर, ब्रह प्रयत्न के आधार पर, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। देखिए अल्प प्राण क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास यानी कि वायु की मात्रा अल्प हो, कम हो, तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अण, ये है ना, तो जो इसका क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अल्प प्राण जो दूसरा वाला होगा वो महाप्राण है। ठीक है, जो दूसरे नंबर का वर्ण होता है वो महाप्राण है। फिर दूसरा और फिर ऐसे जो 4th नंबर पर है वो भी महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अगर आपने वो 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनकी टेबल को याद कर लिया है तो आप इजीली इसमें से छांट लेंगे कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। बस ऐसे ही पढ़ते चले जाइएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, तो आपको अल्प प्राण और महाप्राण वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो महाप्राण किसे कहते हैं, जिसे के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक हो। ये मैंने अभी आपको बताया, दूसरा, चौथा और या फिर सभी ऊष्म वर्ण जो हैं वो भी महाप्राण होते हैं।
अबे स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया वर्णों को? 2 भागों में, घोष और सघोष। तो जिसको क्या कहा जाता है? नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी कि स्वर तंत्र में कंपन होती है, ठीक है, सभी स्वर घोष होते हैं और इनकी संख्या कुल 30 होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। घोष या सघोष दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, चाहे घोष कहिए या सघोष कहिए, क्योंकि इसका जो दूसरा है वो है अघोष, या नाद कहिए या गूंज कहिए, जिसमें स्वर तंत्र में कंपन हो। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 30। क वर्ग, च वर्ग आदि वर्गों के 3 वर्ण, ठीक है, इनके अंतिम 3 वर्ण जो हैं वो क्या हैं? वो सघोष हैं। वापस आप टेबल को चेक कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे क, ख, ग, घ, अण, तो ये जो लास्ट के 3 है ना, ये 3 जो 5 वर्ग है, पांचों वर्गों में जो लास्ट के 3 हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये घोष हैं, सघोष हैं, ठीक है। तथा यर लव, यर लव अंतस्थ जो है ये, और ऊष्म में से ह जो ये क्या है? ये भी घोष वर्ण है। अघोष देखिए क्या है? इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होती। उसमें क्या था? प्राण वायु में स्वर तंत्र में कंपन होती है और इसमें कंपन नहीं होती है, तो कोई गूंज न होने से ये अघोष है, क्योंकि इसमें कोई गूंज नहीं होती। इनकी संख्या कितनी है? 13। और सघोष की कितनी थी? घोष की कितनी थी? 30। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, क्योंकि लास्ट के जो 3 थे वो तो घोष में चले गए, तो शुरू के कितने बचे? 2 बचे, पहला और दूसरा। तो यानी कि पहले और दूसरे वर्ण जो हैं वो किस में आएंगे? वो अघोष में आएंगे। जैसे कि क, ख, च, छ और श और ऊष्म व्यंजन में जो तीनों हैं ये भी क्या है? अघोष हैं, क्योंकि जो इसके साथ ऊष्म व्यंजन में 4th नंबर पे ह था वो क्या है? वो घोष है। अनुनासिक, अनुनासिक का क्या मतलब है? इन वर्ड, ये जो कीवर्ड्स हैं ना, इनका मीनिंग पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करके आएंगे अगर आपको इनका मीनिंग पता है। अनुनासिक क्या है? देखिए, नाक का सहयोग रहता है, जिसमें नाक का सहयोग रहता है। जब उनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय जब नाक का सहयोग रहता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे ये जो चंद्र बिंदु है ना, इसका प्रयोग करते हैं आप, और इसका, और बड़ी ई या फिर ये ऊ, ठीक है। ये जो मेन है चंद्र बिंदु, ये ध्यान रखिए, चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक। मैंने आपको बताया था अनुनासिक कौन से हैं? जो लास्ट में जो कचट टप वाला जो एक स्पर्श व्यंजन की टेबल है, उसके जो लास्ट में अणा वाले जो लाइन रहती है वो सभी क्या है? अनुनासिक है, ठीक है। उसी तरीके से आप इस चंद्र बिंदु को ले लीजिए, इसको भी क्या है? अनुनासिक की श्रेणी में रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए क्या है। स्वराघात तथा बलाघात क्या है? इसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वराघात और बलाघात क्या है? स्वराघात तथा बलाघात का समझ शब्दों के उच्चारण के समय वर्ण पर पड़ता है। इसके द्वारा शब्दों को समझने की चेतना सामने आती है। शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है। जब शब्द का उच्चारण करेंगे और वर्ण पर अधिक बल आएगा, किस पर? वर्ण पर, तो उसे स्वराघात कहते हैं। जब शब्द के उच्चारण में वर्ण पर अधिक बल हो तो वो क्या होगा? स्वराघात होगा। और जब बल जो है, शब्दों के उच्चारण में जो बल जो है वो स्वर पर अधिक होने के कारण, ये तो हो गया था आपका, ठीक है। बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है, ठीक है। स्वराघात में किस पर पड़ता है बल? वर्ण पर पड़ता है। और बलाघात में किस पर पड़ता है? वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बलाघात। और इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? अर्थ का निवारण तथा परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करता है।
फिर अनुतान क्या है, देखिए अनुतान का मतलब क्या, उच्चारण के आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो जो उसका प्रवाह होगा, उच्चारण का प्रवाह होगा, वो बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ होगा। आरोह मतलब बढ़ना और अवरोह मतलब घटता हुआ। तो जो उच्चारण का जो उसका प्रवाह है, अनुतान है, वो किससे संबंधित है, आरोह तथा अवरोह से। यह आरोह तथा अवरोह शब्द तथा वाक्य का सही अर्थ प्रदान करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो कुछ हमने अब तक पढ़ा ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।